डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका फिर से एक बार। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, एएमयू के 5 साल के क्वेश्चन पेपर को जल्द से जल्द उनके एग्जाम से पहले एनालाइज करके अपलोड करने की एक कोशिश। 2021 का पेपर हम कर चुके हैं। आज 2020 की पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूं। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि ये कोई भी मेरे स्टूडेंट जो सीयूईटी खास करके ले रहे हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। डीयूईटी के लिए भी, यूजीसी नेट के लिए भी इसमें काफी कुछ है। और एएमयू के क्वेश्चन अच्छे होते हैं। एएमयू, एचसीयू एंड सीपीईटी, इन तीन के क्वेश्चन मैंने देखा कि उस लेवल के होते हैं जहां पे कि सीयूटी आपको लगभग उसी लेवल का पूछेगा, जैसी मेरी आशा है। सो लेट अस बिगिन। यहाँ पे मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा। वैसे तो मुझे लगता है कि मेरे काफी स्टूडेंट जान गए हैं, लेकिन जो यदि आप पीजी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो दो गाइड आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट गाइड है वो है पॉल साइंस हेल्प की एग्जाम गाइड फॉर ईटी। वो सभी एग्जाम के लिए है, लेकिन स्टिल मुझे लगता है, जबकि मैंने इस बार उसको बहुत ज्यादा अपडेट नहीं किया, केवल एरर को सुधारा है, ये बिल्कुल फिट है इस एग्जाम के लिए, एएमयू एंड सीयूईटी के लिए। दूसरी जो गाइड है वो गाइड नहीं है, मॉडल टेस्ट पेपर है। ये इंपॉर्टेंट है। और यदि आप आईआर बेस्ड एग्जाम दे रहे हैं, अब तो आईआर बेस्ड एग्जाम बहुत कम हो गए हैं क्योंकि सीयूटी में मर्ज हो गया है जेएनयू। तो आईआर बेस्ड एग्जाम और यूजीसी नेट के लिए दो गाइड जो हैं, एक तो आईआर गाइड है, वो आईआर गाइड में ध्यान दीजिएगा कि उसमें सारे वो फैक्ट हैं जो एग्जाम गाइड फॉर ईटी में है, लेकिन इसके जो क्वेश्चन है 500 वो बिल्कुल अलग हैं। और एग्जाम गाइड फॉर ईटी में क्वेश्चन जो है बिल्कुल सीयूईटी के लिए हैं, डीयूईटी के लिए हैं। इसमें जो है वो जेएनयू के आईआरएम पीआईएसएम को ध्यान में रख के बनाया गया था। अभी जस्ट मैंने अपलोड किया है यूजीसी नेट की गाइड, जो स्पेसिफिक टू यूजीसी नेट है। यदि आप यूजीसी नेट दे रहे हैं तभी उस गाइड को डाउनलोड कीजिए। बहुत हैवी गाइड है, और उसमें थीम वाइज पूरे जो 26 साइकिल का जो एनालिसिस है वो भी पीडीएफ डाला है, इसलिए इसलिए वो बहुत ज्यादा पेजेस हो गए, उसको देख के डरने की जरूरत नहीं है। ये दो गाइड यदि आप पीजीईटी दे रहे हैं तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेल मुझे कर सकते हैं, मैं आपके मेल का हमेशा जवाब देता हूं, हेल्प करने की कोशिश करता हूं। चलिए अब क्वेश्चन आंसर का दौर करते हैं शुरू। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने ये भी मार्क किया है कि ये आईआर से है या किस सेक्शन से। डब्ल्यूपीटी शॉर्ट में मैंने लिखा है, आई होप कि आप समझ आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसमें आप देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। यूनिवर्सलाइजेशन है, वेस्टर्नाइजेशन भी कई लोग इसको बोलते हैं, क्योंकि वेस्टर्न से ही ओरिजिनेट हुआ है यूएसए एंड वेस्टर्न यूरोप, और उसी का पूरे दुनिया में फैल जाना है। इसको नियो लिबरल एक्सपेंशन, ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ नियो लिबरलिज्म भी कह सकते हैं। डीटेरियोटेरलाइजेशन, मतलब डीटेरियोटेरलाइजेशन का मतलब क्या है, मेरे सॉरी मेरी प्रोनाउंसिएशन में जाइए, ट्विंग टंग ट्विस्टर जैसा है, इसलिए इसका मायने ये है कि ये डीटेरिटराइज करता है, यानी कि टेरिटोरी जो है उसको ये डाइल्यूट करता है। जो टेरिटोरियल बाउंड्री होते हैं, जैसे आपने घेर दिया कि ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये चाइना है, उसको कहीं ना कहीं इस एस्पेक्ट को, जो टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ द ग्लोब है, उसको ये डाइल्यूट करता है उसको, इसलिए ये डीटेरिटोरियलाइजेशन है ये। तो फाइनली एक ही बच जाता है जो ये नहीं है, और वो है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन आप जानते हैं क्या होता है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन मतलब आप किसी भी सोशल सिस्टम का जो पार्ट बनते हैं, तो एक तरह की आपको जो ट्रेनिंग होती है, एक तरह का आपको जो इंडक्शन होती है उस सिस्टम में, उसको सोशलाइजेशन कहते हैं। वो इससे इसका नाता नहीं है ग्लोबलाइजेशन से। द थ्योरी ऑफ बैलेंस ऑफ टेरर रिलेट्स टू, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने एक कल ही इसको डिस्कस किया है, बैलेंस ऑफ टेरर। ये यहाँ पे इसमें 3-4 रिपीटेड क्वेश्चन है। द बैलेंस ऑफ टेरर हैज सक्सीडेड द बैलेंस ऑफ पावर, मतलब ये लेस्टर पियर्सन कहते हैं, जून 1955 में ये पूछा भी सकता किसने ऐसा कहा था। बैलेंस ऑफ पावर जो है उसके बदले अब बैलेंस ऑफ टेरर हो गया। बैलेंस ऑफ टेरर क्या होता है? न्यूक्लियर डिटेरेंस है बेसिकली। इंडिया पाकिस्तान, भले ही पाकिस्तान कन्वेंशनल वॉर में इंडिया से हार जाए, लेकिन ये दोनों लड़ाई करेंगे, दोनों के पास न्यूक्लियर बम है, तो क्या होगा? म्यूचुअली एस्योर्ड डिस्ट्रक्शन होगी, मैड जिसको बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन अलग पूछा जाता है। तो इसमें कोई भी एक दूसरे पर अटैक नहीं करना चाहता। जो न्यूक्लियर कंट्री होते हैं वो आपस में वॉर नहीं करते हैं, ऐसा माना जाता है, क्योंकि वो दोनों को नष्ट कर देगा, दोनों का विनाश हो जाएगा। तो इससे जो है ये बैलेंस ऑफ टेरर है, मतलब कि इतना ज्यादा खतरनाक है कि वो बैलेंस पैदा करता है, वॉर को रोकता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ? ये तो अनडिस्प्यूटेडली जो है ह्यूगो ग्रोटियस हैं, डच नीदरलैंड के।
जिन्होंने ये बुक लिखा था और मोस्ट प्रोफाउंड इम्पैक्ट उनका इंटरनेशनल लॉ पे है। उन्होंने ये सब थ्योरी भी दिया था, जस्ट एड बेलम, मतलब कि क्या कंडीशंस हैं जिसमें कि आप वॉर कर सकते हैं, मतलब आपके वॉर करने के क्या कॉजेज, जस्ट कॉजेज हो सकते हैं, और यदि वॉर हो जाए तो उसमें आपको कैसा बिहेव करना चाहिए, जो कि जिनेवा कन्वेंशन में भी आता है, वो जस्ट इन बेलो है। इसके अलावा राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, फ्रीडम ऑफ द सीज, बहुत चीजों पे इन्होंने लिखा है। और ह्यूगो ग्रोटियस का जो असर है वो इंटरनेशनल सोसाइटी स्कूल, जिसको इंग्लिश स्कूल कहते हैं, उस पर खासा है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंग्लिश स्कूल किस इंटरनेशनल थिंकर जो जो प्रोमिनेंट रहे इंटरनेशनल लॉ के, उनसे प्रभावित है, ह्यूगो ग्रोटियस से। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो डीयूटी में पूछा गया था कि मार्टिन वाइट जो है इंग्लिश स्कूल के, उन्होंने ह्यूगो ग्रोटियस, थॉमस हॉब्स और इमैनुअल कांत, इन तीनों के इंटरनेशनल थ्योरी को मिला करके एक सिंथेटिक थ्योरी जो है वो बनाया है इंग्लिश स्कूल के तहत। ये 2-3 क्वेश्चन उसे रिलेटेड हैं। सो ह्यूगो ग्रोटियस। अकॉर्डिंग टू हेगल देयर कैन बी नो स्पिरिचुअल इवोल्यूशन बियॉन्ड द स्टेट। वो तो स्टेट को ही सबसे ऊपर मानते थे, सबसे नीचे है फैमिली, फैमिली के बाद इंटरमीडिएट में आता है सिविल सोसाइटी, और सबसे टॉप में है स्टेट। स्टेट ही वो इंस्टीट्यूशन है, जस्ट लाइक एरिस्टोटल वो कहते हैं, जहां पे कि ह्यूमन गुड अचीव हो सकता है, ह्यूमन जो है अपना, जिसको बोलते हैं अल्टीमेट हैप्पीनेस अचीव कर सकता है, अल्टीमेट राइट्स एंड फ्रीडम उसको वहीं पे मिल सकता है एज ए सिटीजन ऑफ द स्टेट। उन्होंने स्टेट को मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ कहा था, इस टाइप का। और ऑफ कोर्स उसके उनके अनुसार से उस समय का जो प्रूसियन स्टेट था, प्रूसियन मतलब आज का जर्मनी, वो कल्मिनेशन था ह्यूमन स्पिरिट का, या वर्ल्ड स्पिरिट को कहते हैं, मतलब कि बेस्ट फॉर्म में यदि आप देखें तो आपको वहां मिलती है। उन्होंने फिलॉसफी ऑफ राइट्स लिखा था, हेगल, स्टेट। द मेन प्रोपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन थ्योरी। देखिए कम्युनिकेशन थ्योरी क्या होती है, कि कैसे जो है पॉलिटिक्स जो है या गवर्नेंस जो है वो आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन ही यदि सब कुछ हो, जो कार्ल ड्यूस मानते हैं। कार्ल ड्यूस ने बुक लिखा था नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट, और उसमें उन्होंने जो थॉट यूज किया था वो साइबरनेटिक्स का है, जिसको कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल थ्योरी कहते हैं। वो इंजीनियरिंग से आया हुआ है, जिसमें कि आप मोटर और ड्राइव जो होता है उसको कंट्रोल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक से या कंप्यूटर से। तो उसी टाइप का जो सिस्टम उन्होंने कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश की, कार्ल ड्यूस। ही वाज वन ऑफ द ग्रेट थिंकर हु गेव दिस कम्युनिकेशन थ्योरी। याद कर लीजिए, उनकी इस बुक को भी कभी मत भूलिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, हाउ डिड कार्ल मार्क्स अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स। आपको पता है कार्ल मार्क्स की जो अवधारणा है पॉलिटिक्स की, वो क्लास स्ट्रगल को लेकर के। यहाँ पे आप कंफ्यूज कर सकते हैं इसमें, एज ए वे फॉर वन क्लास टू ऑपरेस अनदर। आपको लगेगा कि क्रिटिकली तो मार्क्स यही कहते हैं कि पूरा ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है, ह्यूमन हिस्ट्री कुछ नहीं है, क्लास स्ट्रगल है। तो ये तो एक एस्पेक्ट है, लेकिन उन्होंने उसका सॉल्यूशन भी दिया। उन्होंने क्लासलेस सोसाइटी की परिकल्पना की, जहां पे कि कोई क्लास नहीं होगा, सब इक्वल होंगे, सोशल प्रोडक्शन में इक्वल रूप से जुड़ेंगे, एज द ओनली वे टू रिजॉल्व क्लास एंटागोनिज्म। तो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। यहाँ पे दोनों में अब सेटर ने क्या सोच करके दिया है, लेकिन मेरे अनुसार से ज्यादा जो प्लॉजिबल है, जो ज्यादा अच्छा है, वो है कि एज द ओनली वे टू रिजॉल्व क्लास एंटागोनिज्म, क्योंकि क्लासलेस सोसाइटी हम पॉलिटिक्स से ला सकते हैं, सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स से। बाकी जो है एज ए वे ऑफ रीचिंग म्यूचुअली बेनिफिशियल कंप्रोमाइज तो है नहीं, एज ए नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन कम्पिटिटिवनेस ये नहीं कह सकते। तो मेरे अनुसार से ये इसमें सही लगता है। सेल्फ रिगार्डिंग अदर रिगार्डिंग, अभी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको पता है द मोमेंट कोई बोले सेल्फ रिगार्डिंग अदर रिगार्डिंग, आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, आप जॉन स्टुअर्ट मिल को आंख मार करके मार सकते हैं। बेसिकली जॉन स्टुअर्ट मिल ने ये क्या कहा था, लिबर्टी तो यहाँ पे उन्होंने दे दिया है, लिबर्टी ऑफ एक्शन है, बेसिकली एक्ट। उनका ये कहना था कि कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जिसका असर केवल एक्टर पे होता है, जो उसको कर रहा होता है। जैसे कोई बंद कमरे में यदि वो लिमिटेड वे में कोई मान लीजिए शराब पी रहा है, किसी को हार्म नहीं कर रहा है, तो वो सेल्फ रिगार्डिंग है। अदर रिगार्डिंग है कि वही मान लीजिए कि पार्क में कोई जो है वो दारू पी करके और हंगामा कर रहा है, तो वही एक्ट जो है वो अदर रिगार्डिंग हो जाता है। उसको समाज उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, सेल्फ रिगार्डिंग पे नहीं, ये उनका कहना था। वोल्टेयर जो हैं वो जो जिसको तिकड़ी बोलते हैं ना, ट्रायड, रूसो, वोल्टेयर, मॉन्टेस्क, ये सब जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के सब फिलोसफर थे। इनलाइटनमेंट के भी जेरेमी बेंथम जो हैं यूटिलिटेरियनिज्म के जो हैं फादर हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है एक तरह का डार्विन की जो थी नेचुरल सिलेक्शन, तो इन्होंने सोशल सिलेक्शन, सोसाइटी में कैसे सिलेक्शन होती है, हर्बर्ट स्पेंसर ने इस पे भी काम किया है। तो स्पेंसर को आप सोशल डार्विनिज्म से भी जोड़ सकते हैं। तो इसमें सही आंसर तो बहुत ऑब्वियस है,
ए क्लासिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द रोल ऑफ स्टेट इज। अब ये इन्होंने जो फ्रेम किया है, ऑप्शंस बहुत अजीब से हैं और क्वेश्चन भी ठीक है। ओरिजिन ऑफ स्टेट और रोल ऑफ स्टेट जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से आता है, और बाकी सब तो देखिए क्या लिखा है इन्होंने, सोशल नेटवर्किंग थ्योरी, सोशल कंसेंस, सोशलिस्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो और कोई कुछ इसमें कोई बैठता नहीं है, तो ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है। रॉबर्ट माइकल, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार मैंने डिस्कस किया है। रॉबर्ट माइकल ने जो है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची दिया है, भी क्या है मैं डिस्कस अभी अब नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां पे आप इस पे आइए, जो मैं फिर से आपको याद करा देना चाहता हूं कि जितने भी इलीट थ्योरी, दिस इज वन ऑफ द इलीट थ्योरी रॉबर्ट माइकल का। ये इटालियन थे, मोस्का, गैटेनो मोज्का इटालियन थे, पैरेटो इटालियन थे, सी राइट मिल, आई एम कंफ्यूज कि ये अमेरिकन थे, शायद अमेरिकन थे ये। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इलीट थ्योरी ज्यादा जो है इटालियन ने दिया है। तो यहाँ पे याद कर लीजिए कि मोज्का ने एक बुक लिखा था रूलिंग क्लास, वो इलीट थ्योरी थी। पैरेटो ने जो है कई बुक लिखे हैं, उसमें उन्होंने सर्कुलेशन ऑफ इलीट का जो है कॉन्सेप्ट दिया है। सर्कुलेशन ऑफ इलीट का मतलब ये होता है कि जो डेमोक्रेसी में उनका कहना है कि जब हम वोट देते हैं, एक पार्टी की सरकार बनती दूसरी, तो एक्चुअली जो है वो एक इलीट ग्रुप से हट करके दूसरे इलीट ग्रुप का शासन होता है। सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स है, कोई मासेस को कोई हिस्सेदारी मिलती नहीं गवर्नमेंट में या सत्ता में। और सी राइट मिल ने जो है पावर इलीट नाम की बुक भी लिखी है, वो कॉन्सेप्ट भी दिया है। पावर इलीट जो है उनका कहना था कि जो तीन है, कॉरपोरेट वर्ल्ड, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल, इन सब में जो है इलीट्स का एक ग्रुप बनता है, आपस में मिल करके ये लोग जो है पावर को एंजॉय करते हैं, और सब एक ही तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, एक ही तरह के सोशल बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, एक ही तरह की एजुकेशन। ऑफ कोर्स ये सब अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा था, और वो उन लोग में घालमेल होता है, नेक्सस होता है, और वो मिल करके जो है वो पावर का एंजॉय करते हैं, और मासेस जो हैं वो ऐसे ही हेल्पलेस, केवल एक मूक दर्शक बने रहते हैं। उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग कहा था कि इस इन मासेस और ये जो इलीट्स हैं, उनके बीच में एक मिडिल जो है ग्रुप भी होता है, जो कूद फांद करता है, और लोगों को लगता है कि वो कुछ पावर का पार्ट है, लेकिन एक्चुअली उसके पास पावर कुछ होता नहीं है। उसमें जो है पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और पार्लियामेंट होता है, मतलब वहां पे जो कांग्रेस है और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके मेंबर हैं, उसके अनुसार से वो सब भी असहाय हैं, एक तरह से पावरलेस हैं। एक्चुअल जो पावर है वो पावर इलीट्स के पास है। ये सी राइट मिल्स ने कहा था। ये आपको कई जगह आपको पूछा जाता है ये, और रॉबर्ट माइकल, इसको आपको नहीं भूलना चाहिए, और इस क्वेश्चन को हमेशा आपको सही इन सब क्वेश्चन को करना चाहिए। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, व्हाट डज द फ्रेज द रूल ऑफ लॉ मीन। ये कई बार हम लोग करा चुके हैं। रूल ऑफ लॉ का बहुत सारा मीनिंग है, लेकिन सबसे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग है कि कानून की नजर में सभी बराबर हैं, यही इसका सबसे अच्छा मीनिंग है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट की यदि हम बात करें, तो इसमें देखिए वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यूडीएचआर जो है, मैंने कितनी बार आपको ये कहा है कि इसको भी आपको नहीं भूलना है, यूडीएचआर। और क्या क्या इसमें नहीं भूलना है कि ये जो है दिसंबर, शायद 10 दिसंबर में, मेमोरी से बोल रहा हूँ, 10 दिसंबर 1948 को ये साइन हुआ। इसमें 30 आर्टिकल्स हैं, और ये ऑफ कोर्स फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो प्रिंसिपल था, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, उससे ये प्रभावित है। वहां पे जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, वो अमेरिकन डिक्लेरेशन से भी जो है ये प्रभावित है। लेज डाउन सोशल राइट एज वेल एज द रिलेशनशिप बिटवीन द सिटीजन एंड द स्टेट। सिटीजन स्टेट या सिटीजन और गवर्नमेंट का क्या नाता होगा, कई आर्टिकल में लिखा हुआ है। कंटेंस क्लाउजेज विच आर ओपन टू वैरायटी ऑफ इंटरप्रिटेशन। यस, कई क्लाउजेज के ऐसे हैं जिसको कि कई तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है, इस पे बहुत कंफ्यूजन भी होती है। तो ये तीनों ही सही है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। Which of the following is most accurate with regard to UN Secretary General? अब यूएन सेक्रेटरी जनरल होते कौन है? जो एक्चुअली उसके जो जनरल असेंबली है उसको एक तरह से हेड करते हैं। चीफ आप एग्जीक्यूटिव भी यूनाइटेड नेशन का कह सकते हैं, एक उसका फेस कह सकते हैं। लेकिन यदि आप देखेंगे उसके पास कितनी पावर है, तो आपको बहुत जान के आश्चर्य होगा कि पावर बहुत कम है। उसकी हालत जो है इंडिया के प्रेसिडेंट की जैसे टाइप की है, थोड़ा बहुत उससे ज्यादा आप कह सकते हैं। सो एक्चुअली देखेगा तो ये सब नहीं है उसके पास में। हैज द राइट टू डिक्लेयर वॉर ऑन बिहाफ ऑफ यूएन इन इमरजेंसी, नो, ये सब नहीं है। इन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग श्योर दैट यूएस एम्बिशंस आर नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड, इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं है। कैन ऑर्डर मेंबर स्टेट टू डिपोज सिविल रूल, ये सब तो ऐसे ही दिया है। हैज क्वाइट लिमिटेड फॉर्मल अथॉरिटी एंड डिपेंड्स ए ग्रेट डील ऑन पर्सनल डिप्लोमेटिक स्किल।
यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन में जो जनरल असेंबली है वो उसकी पार्लियामेंट जैसी है किसी गवर्नमेंट की। यदि वर्ल्ड गवर्नमेंट मान लीजिए यूनाइटेड नेशन को, वो चाव चाव डिबेट करने के लिए कोई पावर वर होती नहीं है। जो रियल पावर, जो उसकी जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो उसकी सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें पूरी ताकत है। और उसमें भी जो है इलीट है। उसमें इलीट कौन है? 5 जो टॉप पावर हैं, चाइना, रसिया, यूएसए, फ्रांस, यूके, उनके हाथ में वीटो पावर है। तो आप समझ सकते हैं कि जो जो एक कंट्री में आपको पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे दिखता है, पार्लियामेंट पावरलेस, सरकार लॉट्स ऑफ पावर, वही आपको यूनाइटेड नेशन में भी है। 13 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, हु रोट दैट स्टेट इज एन इंस्टीट्यूशन विच क्लेम्स ए मोनोपोली ऑफ द लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स इन इन्फोर्सिंग ऑर्डर विद इन ए गिवन टेरिटोरियल एरिया। इसका मायने क्या होता है? आप देखिए, इंडिया में कोई भी कंट्री ले लीजिए फॉर दैट मैटर, एक ही ऑथोरिटी होती है जिसको कि लेजिटिमेट यूज ताकत का करने का है। मतलब लेजिटिमेट मीन्स एकदम कानूनी रूप से जो है डंडा मार सकता है, किसी को पकड़ के जेल में बंद कर सकता है, उसको घसीट सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है। तो ये जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए केवल स्टेट को ही पावर दी गई है। तो लेजिटिमेट यूज ऑफ वायलेंस कह लीजिए या फोर्स कह लीजिए, वो एक ही इंस्टीट्यूशन को किसी भी कंट्री में दी जाती है, वो है स्टेट। जिसको यूज करता है उस समय का उसका गवर्नमेंट। तो ये बात किसने कही थी? ये मैक्स वेबर ने कही थी। कहां कही थी? उन्होंने एक एस्से लिखा था, पॉलिटिक्स एज वोकेशन, 1919 में। उसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम ये बात कही थी। मैक्स वेबर कौन थे? एक महान सोशियोलॉजिस्ट। ये पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल थिंकर नहीं थे, सोशियोलॉजिस्ट थे। और इन्होंने सबसे बड़ी जो थ्योरी दी, जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है, जिसके चलते हम इनको जानते हैं, इन्होंने जो है प्रोटेस्टेंट इथिक्स भी कहा था कि कैपिटलिज्म जो है वो प्रोटेस्टेंट इथिक्स के चलते ही जो है पूरी दुनिया में फैली है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन कवर्स, ये तो आप कॉमन सेंस से जान सकते हैं। डिप्लोमेसी बिटवीन सॉवरेन स्टेट, हाँ यस। इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन स्टेट, यस। द बिहेवियर ऑफ ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन, यस। तो ऑल ऑफ द अबव, यस। इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रेटजी व्हाट डज मैड, अभी तो जो मैंने आपको बताया, मैड जो है क्या है? म्यूचुअली एस्योर्ड डिस्ट्रक्शन, वही जो बैलेंस ऑफ टेरर का एक फॉर्म जो है। 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट डज डेटॉन मीन। अब डेटॉन जो है, मैंने कई बार आपको बताया है, वो एक टेंशन भरा रिलेशन में यदि थोड़ा सा था हो जाए, थोड़ा सा रिश्ता पिघल जाए, थोड़ा सा मतलब कि ठीक हो जाए, तो उसको डेटॉन बोलते हैं। ये यूएसए यूएसएसआर के बीच में 1967 से 1979 के बीच में, जब तक कि यूएसएसआर ने चढ़ाई नहीं कर दी थी, इन्वेड नहीं किया था अफगानिस्तान को, तब तक का पीरियड माना जाता है, जिसमें कि कई आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, रिडक्शन ट्रीटी, आईएनएफ, ये सब जो है साइन हुए थे। तो इससे आप समझ गए होंगे कि सही ऑप्शन जो है रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज नॉट रिटन बाय प्लेटो। यदि आप देखेंगे रिपब्लिक, तो उनका तो सेमिनल बुक है, इसके लिए उनको जाना जाता है। स्टेटमेंट लिखा है, लॉ लिखा है, ये सब सब उन्होंने लिखा है, मैंने कई जगह बताया है आपको। लेकिन ये बुक के बारे में क्या कहना है आपका? ये किसने लिखा है? आप समझ गए होंगे, ये उनके जो शिष्य हैं एरिस्टोटल, उनकी सेमिनल बुक है, इसलिए ऑड वन आउट यही है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, फिर से एरिस्टोटल आते हैं, डेमोक्रेसी इज ए डैश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए, उन्होंने 6 टाइप का आइडियल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताया था। उसमें 2 जो फॉर्म थे वो थे रूल बाय मैनी, बहुत लोगों का शासन। एक था पॉलिटी, जिनको उन्होंने बोला कि वर्चुअस फॉर्म ऑफ रूल बाय मैनी है, ये इन द इंटरेस्ट ऑफ मैनी होता है। और जब वही डिजेनरेट कर जाता है, परवर्सन का मतलब है मोरल डिजेनरेशन, जब वो मोरली डिजेनरेट कर जाता है, तो वो रूल बाय मैनी तो रह जाता है, लेकिन वो इन द इंटरेस्ट ऑफ फ्यू हो जाता है। और वही इलीट थ्योरी फिर घूम करके आती है। कहने को वो हाथी के दांत के जैसा डेमोक्रेसी है, आप वोट देते हैं, लेकिन शासन जो है, सत्ता जो है, वो कुछ लोगों के हाथ में जो है वो सेंट्रलाइज्ड होती है, इलीट। फिर वही बात, तो इसलिए वो परवर्टेड फॉर्म ऑफ है। इवन मॉडर्न टाइम में भी टॉकवेल हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल हैं, इन सब ने डेमोक्रेसी को बहुत अच्छा नहीं माना था, क्योंकि उनका कहना था कि टिरनी ऑफ द मेजोरिटी हो जाती है। एडमंड बुर्क भी उसको नहीं मानते थे। इनफैक्ट डेमोक्रेसी के 2500 साल के इतिहास में लास्ट केवल 150 साल को लगभग यदि छोड़ दें, तो इसका निगेटिव मीनिंग या निगेटिव कनोटेशन रहा है, पेजोरेटिव मीनिंग रहा है। उसी तरह से आज फासिज्म है, जिसको एक समय बहुत अच्छा माना जाता था, लेकिन अब उसको जो है पॉजिटिव, निगेटिव से इसका मायने जो है पॉजिटिव हो गया। तो ये जो है परवर्टेड फॉर्म है।
हु इज नोन एज चाइल्ड ऑफ रिनेसा। आपको पता है रिनेसा क्या था? इटली में पुनर्जागरण, जिसमें कि जो ये सब जो दांते, डाविंची, राफेल, बहुत सारे ऐसे कलाकार, आर्ट, आर्किटेक्चर, नॉवल, पेंटिंग, मतलब एक तरह का करवट लिया यूरोप ने और सब कुछ बदल गया। उसके बाद ही जो है वहाँ प्रोटेस्टेंट मूवमेंट होता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, इनलाइटनमेंट आती है, डेमोक्रेसी, एंड पूरी दुनिया में जो है एक लाइट फैलता है। तो वो रिनेसांस से शुरुआत होती है 13-14 सेंचुरी में इटली से, जो कि पूरे यूरोप में चलता रहा अगले 100-200 साल तक। तो इटली में जो मैकियावेली थे पॉलिटिकल साइंस में, इनको आप कह सकते हैं कि वो रिप्रेजेंट करते हैं रिनेसा के स्पिरिट को इन पॉलिटिक्स। मतलब जहां पे कि सेकुलरिज्म आ गई, कि चर्च और रिलीजन से जो है पॉलिटिक्स अलग है, स्टेट का जो राजकाज जो है वो अलग है। रिपब्लिकनिज्म की थ्योरी आने लगी मैकियावेली के थॉट से। डिस्कोर्स जो उन्होंने लिखा कि पीपल खुद अपने ऊपर जो है वो शासन कर सकते हैं, प्रिंस ऐसे कोई बहुत वर्चुअस नहीं होते हैं, कॉमन मैन के जैसी उनकी बुद्धि होती है, तो राजा को कोई ऐसा दैविक अधिकार नहीं है। ये सब बातें जो हैं, और इथिक्स एंड मॉरलिटी का जो नाता पॉलिटिक्स से डायरेक्ट नहीं है, ये सब बातें मॉडर्न जमाने की बातें उस समय में उन्होंने कही। इनको अपने चाइल्ड का, अपने काल का जो है शिशु भी कहा जाता है, चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। तो चाइल्ड ऑफ रेनेसा मैकियावेली। हॉब्स वॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ, तो आपको पता है कि हॉब्स ने जो है वो लेवाइथन की कल्पना की थी। जो जो स्टेट है, या जो गवर्नमेंट है, या जो सॉवरेन है, वो समुद्री सुपर सुपर दैत्य के जैसा है, इसके पास असीम ताकत है, और उसके राज में आपको उसकी पूरी डिक्टेट माननी है, चाहे वो थोड़ा बहुत आप पे जुल्म भी करे, क्योंकि उसके बगैर यदि वो नहीं है तो आपकी लाइफ जो है और मिजरेबल है, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल है। और ऐसे में लाइफ क्या होगा, जो उन्होंने बोला था, यदि कोई स्टेट नहीं है तो लाइफ ऑफ मैन विल बी सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटी, सॉट। तो ये जो है, इन सब को जानने के बाद आप इसको पढ़ेंगे तो क्या होगा? एक ही हो सकता है, वो है मोनार्किकल एब्सोल्यूटिज्म। अब इसको कई तरीके से आप कह सकते हैं, एब्सोल्यूट मोनार्किज्म कह लीजिए, एब्सोल्यूट सॉवरेंटी, या एक कह लीजिए, मतलब जो भी कह लीजिए, बट एब्सोल्यूटिज्म जो है बेसिकली इसमें आती है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु सेड दैट मैन इन द स्टेट ऑफ नेचर वाज ए नोबल सैवेज। ये नोबल सैवेज जो टर्म है, यदि आपने मेरी वीडियो देखी है रूसो की तो आपको याद होगा, उन्होंने स्टेट ऑफ नेचर में जो मैन था उसको नोबल सैवेज कहा था। नोबल सैवेज का मतलब क्या है? वो एक भला आदमी था, लेकिन सैवेज था, मतलब वो आधुनिकता से उसका पाला नहीं पड़ा था, लेकिन वो अच्छा था। उसमें दो ही खूबी थी, ये भी पूछा जाता है क्या दो खूबी नोबल सैवेज में थी या स्टेट ऑफ नेचर में। एक था सेल्फ लव, अपने लिए जो है उसको प्यार था, और दूसरा पीटी थी, मतलब दूसरे का दर्द जो देख करके उसको दया आती थी। बस यही दो उसमें जो है बेसिक फीलिंग थी, और अपने में वो मस्त रहता था। मतलब वो दूसरे के लाइफ, दूसरे के नजरों में नहीं जीता था। जैसे आज हम लोग जीते हैं कि फेसबुक पे कितने लाइक मिले, हमें कितने दोस्तों ने सराहा, तो उसको वो कहते हैं कि जब आधुनिकता में हम अपने लिए नहीं जीने लगे, अपनी नजरों में नहीं जीने लगे, हम दूसरे की नजरों में जीने लगे, और हमारी लाइफ जो है वो दूभर हो गई। रूसो, नोबल सैवेज। द थ्योरी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। ये तो यूटिलिटेरियन थ्योरी है, आपको पता है, जीएचपी थ्योरी कहते हैं। बेंथम यूटिलिटेरियनिज्म के फादर हैं। जेएस मिल भी यूटिलिटेरियनिज्म को मानते हैं, लेकिन उन्होंने इसमें एक तरह का ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच दिया, वो और उनकी वाइफ ने मिल करके। उन्होंने कहा कि हैप्पीनेस में एंड प्लेजर में फर्क है। प्लेजर लोअर एंड हायर हो सकता है। आप, जैसे मैं अभी प्लेजर ड्रॉ कर रहा हूं, मुझे बहुत खुशी हो रही है अभी रिकॉर्ड करके, और यही चीज जो है मैं सिनेमा देख करके भी मुझे खुशी हो सकती है। तो मिल के अनुसार मैं अभी हायर प्लेजर ड्रॉ कर रहा हूं, वो हैप्पीनेस है। और हमें वो प्लेजर की तरफ जाना चाहिए, ना कि बेस प्लेजर की तरफ, जो कि सो के, खा के, पी के और एंजॉय करके होती है। तो उन्होंने थोड़ी सी यूटिलिटेरियनिज्म को अलग डायरेक्शन में वो ले गए। द मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर ऑफ 1906, ढाका में हुआ था। बहुत सारे कुछ मुस्लिम जमींदारों ने मिलकर के इसको किया था बेसिकली। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो अगस्त 1920 में लॉन्च हुई थी। तो ये सब तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन रोट लर्निंग की क्वेश्चन है। दांडी मार्च वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय गांधी टू प्रोटेस्ट द ब्रिटिश मोनोपोली ऑफ विच ट्रेड। ये तो आप, मतलब मुझे नहीं लगता कि मेरे कोई स्टूडेंट को नहीं पता होगा। उन्होंने सॉल्ट लॉ ही तो ब्रेक किया था। तो मोनोपोली जो थी सॉल्ट ट्रेड में, उसको उन्होंने जो है कहा कि हम नमक बनाएंगे। अब नमक जैसा बेसिक चीज भी यदि हम नहीं बना सकते समुद्री वाटर से, तो क्या हमारा राइट्स है एज ए सिटीजन। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है, अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखिए, कैबिनेट गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑल द अबव। अब आप जब देखेंगे तो
ये डेफिनेटली कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसमें होती है। ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कह सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होती है, स्पेशली द लोअर हाउस। वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मायने क्या है आप उसको समझिए, मैंने एक दो बार आपको बताया है। इंग्लैंड में जहां से कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई है, वो फादर हैं उसके, वहां पे एक पैलेस है जिसको वेस्ट मिनिस्टर बोलते हैं। वहां बिग बैन, बहुत बड़ा सा एक घड़ी लगा हुआ है, टांग टांग आवाज भी करती है, वो थेम्स नदी के किनारे में है। तो वो वेस्टमिंस्टर जो पैलेस है उसी में वहां पार्लियामेंट है। वहां तो पैलेस इतने सारे हैं, उसी में से एक पैलेस में पार्लियामेंट है शुरू से। तो इसलिए इसको वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का जो सीट ऑफ पावर है वो इंग्लैंड में वेस्टमिंस्टर नाम के पैलेस में है। तो इसलिए ऑल ऑफ एबव मेरे हिसाब से सही लगता है। अब बोल्शेविक रिवॉल्यूशन तो हम लोग सभी जानते हैं, जो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था उसको बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में। क्यों कहते हैं बोल्शेविक? क्योंकि उस समय में जो वहां कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके दो धड़े बट गए थे, एक था मेनेशेविक और एक था बोल्शेविक। बोल्शेविक ने वो आगे बढ़ करके वो हरा दिया एक तरह से मेनेशेविक फैक्शन को, और बोल्शेविक ने ही रिवॉल्यूशन किया, और ये 1917 में हुई थी। उस समय में वहां पे जार का एम्पायर था। वहां के जो एम्पेरर होते थे उसको जार बोलते थे, टी से स्टार्ट होता है, TSAR, जार। तो जार का जो शासन को खत्म कर दिया गया वर्ल्ड वॉर के वन के बाद में बाय दिस रिवॉल्यूशन, और रसिया एक कम्युनिस्ट नेशन बना और बाद में वो USSR में बदल गया। अब ये क्वेश्चन 28 नंबर बड़ी इंटरेस्टिंग है और इंट्रिगुइंग है। इंट्रिगुइंग का मतलब एक तरह से इंटरेस्टिंग ही होता है इन ए वे। तो ये मेरे हिसाब से इसको तो चैलेंज भी किया जा सकता है और इनवैलिड भी डिक्लेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन सही हैं। कौन नहीं जानता है कि प्लेटो एक ग्रेट आइडियलिस्ट थे। उनकी जो आइडियोलॉजी है, या सॉरी आइडियलिज्म है, वो इतनी फेमस है कि हम लोग अभी भी प्लेटोनिक वर्ड यूज करते हैं। प्लेटोनिक का मतलब ही आइडियलिज्म होता है। जब हम बोलते हैं प्लेटोनिक लव है, प्लेटोनिक रिलेशनशिप है, तो प्लेटोनिक का मतलब होता है एक्चुअल कुछ नहीं है, सब आइडिया में है। तो ये जो आइडियलिज्म है वो उनके साथ में जोड़ा जा सकता है, लेकिन वो उतने ही बड़े रैशनलिस्ट भी थे। इनफैक्ट वो रैशनलिज्म के फादर माने जाते हैं वर्ल्ड में। अब रैशनलिज्म का मायने क्या होता है, ये चलिए 1 मिनट या 1.5 मिनट में समझने की कोशिश कीजिए, ये आपके लिए बहुत जानना जरूरी है। रैशनलिज्म का जो सीधा जो उल्टा है वो आपको आसान होगा समझने में, वो है इंपेरिसिज्म। रैशनलिस्ट क्या कहते हैं कि जो नॉलेज है, ज्ञान जो है, वो इंडिपेंडेंटली अपने सेंस एक्सपीरियंस से इंडिपेंडेंट जो है हम ज्ञान को जो है प्राप्त कर सकते हैं। मतलब हमारा जो सेंस एक्सपीरियंस है, हम जो देखते हैं, छूते हैं, खाते हैं, मतलब हम जो फील करते हैं अपने आंख नाक कान, जो हमारे सेंस ऑर्गन है, उससे केवल नॉलेज हम नहीं गेन करते हैं, या उससे करने की हमें जरूरत भी नहीं है। हमारे पास में गॉड या नेचर गिवन रीजन, रैशनलिटी है, तर्क है, लॉजिक है, उसके को यूज करके हम नॉलेज को इंडिपेंडेंटली ऑफ आवर सेंस एक्सपीरियंसेस हम नॉलेज ले सकते हैं। ये रैशनलिज्म है। और इंपेरिसिज्म जस्ट उसका उल्टा कहता है कि नो, जितना नॉलेज इस दुनिया में हम ले सकते हैं वो सब हमारे सेंस एक्सपीरियंस का ही फंक्शन है, वही अल्टीमेट सोर्स है। कुछ भी हमारे पास में ऐसा उससे हट करके नहीं है कोई और रास्ता कि हम जो है नॉलेज ले सकें। अब यहां पे यदि आप और बहुत सारी चीजें इसमें आप समझ सकते हैं कि रैशनलिस्ट के अनुसार, जैसे प्लेटो रैशनलिस्ट थे ग्रेट, तो उनके लिए जो सेंस एक्सपीरियंस जो है वो धोखा है। वो क्या कहते थे कि जो अपनी आंख से आप देखते हो ना, जो विजिबल वर्ल्ड है, वो तो रियल वर्ल्ड है ही नहीं। जो आपके पास नॉलेज की जो आंख है ना, रैशनलिस्ट यही कहेंगे, वो इंटेलिजिबल वर्ल्ड है, वो दुनिया है फॉर्म की, जो कभी चेंज नहीं होता है। ये जो विजिबल वर्ल्ड है वो तो पल पल बदलते रहता है। तो आपको सब आंखों का धोखा है, ये वाली बात है। मतलब आप जो देखते हो वो सही नहीं है, जो फील करते हो वो सही नहीं है। मतलब केवल आप जब तक ये रीजन रैशनलिटी से इंटेलिजिबल वर्ल्ड को नहीं देखोगे, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म को नहीं समझोगे, तब तक आप जो है रियलिटी को नहीं जानोगे। तो ये रैशनलिज्म, इसलिए वो रैशनलिस्ट भी थे। अब आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे जो है वैलिड हो सकता है। हु इज कंसिडर्ड द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स?
अब इसका मायने क्या है? पब्लिक पर्स मतलब क्या है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में? मतलब हम हमारा जो पैसा है कंसोलिडेटेड फंड में, खजाना है, उस खजाने से कैसे खर्च हो रहा है, उसका वॉचडॉग कौन है, कौन उसका रखवाला है? तो वो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG, जो कि ऑडिट करता है, जो ये देखता है कि एक एक पैसा जो खर्च हुआ है वो सही ढंग से हुआ है कि नहीं, जिस पर्पस से होना चाहिए। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 148 को भी याद कीजिए, जिसके तहत की CAG जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर नॉट कवर्ड अंडर द पॉड्स कॉर्प? अब ये पता है कि ये लोथार गुलिक ने दिया था, गुलिक और उर्विक दोनों ही इससे जुड़े हुए माने जाते हैं पोस्ट कॉर्प से। ये एक एक वर्ड जो है वो एक्रोनेम है, मतलब एक जो जो एक फंक्शन होती है ऑर्गेनाइजेशन में, उन सब का ये एक शॉर्ट फॉर्म है। जैसे P स्टैंड फॉर प्लानिंग, उसके बाद आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये सब जो है इसमें सबको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। अब इसमें अभी आप देखेंगे तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसमें नहीं आता है। ये तो बहुत बाद की बात है, उस समय में क्लासिकल जो थ्योरी के टाइम में डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से आएगा, तो ये सब इसमें है। स्टाफिंग है तो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, बजटिंग B से है, कंट्रोलिंग C से है, तो ये जो है इसको आप सही मान सकते हैं। मेरिट सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस इन यूएसए वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। ये मैंने आपको बताया, और ये इंपॉर्टेंट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये जानना कि मेरिट सिस्टम होता क्या, और उसके पहले, ये अमेरिका की बात है, यहाँ लिखा हुआ भी है। बेसिकली देखिए क्या है कि एक प्रेसिडेंट थे वहां पे, एड्रयू जैक्सन। एड्रयू जैक्सन के टाइम में 1829 की बात है, स्पॉइल सिस्टम जो है वो पब्लिक ऑफिसेज में भर्ती के लिए यूज किया जाते थे रिक्रूटमेंट में। अब ये स्पॉइल सिस्टम क्या था? मतलब ये वो डकैती वाला रूल है कि जैसे कि सब लोग मिलकर डकैती डालते हो तो आपस में बंटवारा कर लो, लूट का बंटवारा। मतलब कि यदि एक पॉलिटिकल पार्टी ने सत्ता हथियाया है इलेक्शन के थ्रू, तो उसके जितने आइडियोलॉजी के मानने वाले उसमें ऑफिसेज को बांट दो, ये स्पॉइल सिस्टम है। मतलब कि तुम चूंकि हमारे आइडियोलॉजी के करीब हो, हम तुमने हमें चुनाव जीतने में मदद किया है, तो हम तुमको रिवॉर्ड दे रहे हैं इन फॉर्म ऑफ पब्लिक ऑफिसेज। इस ये सिस्टम वहां चलता था, तो ये तो बहुत बुरा सिस्टम है, मेरिट पे नहीं बेस था। अब उसकी परिणति या कंसेक्वेंस ये हुआ कि हत्या हो गई एक प्रेसिडेंट की, उनका नाम था प्रेसिडेंट जेम्स ए गारफील्ड। और एक आदमी जो इतना हताश निराश था कि वो मेरिट होने के बावजूद भी उसको पब्लिक ऑफिस में नहीं लिया गया, तो उसने हत्या कर दी प्रेसिडेंट गारफील्ड की, और यही कहते हुआ कि ये सिस्टम गलत है। उस पे वहां पे बहुत हाई हुपाला मचा, एक कमीशन बैठी, वो थी पेंडलेटन एक्ट, और एक एक्ट बना पेंडलेटन एक्ट 1883 का। उसने उस एक्ट के थ्रू ये हुआ कि केवल अब मेरिट के बेसिस पे ही जो है रिक्रूटमेंट पब्लिक सर्विस में होगा, एग्जामिनेशन लेकर के। एक पब्लिक कमीशन जैसे इंडिया में होता है, यूपीएससी है, पब्लिक कमीशन है, और वो एक एग्जाम लेती है, बिल्कुल निष्पक्ष रूप से, मतलब लेने की कोशिश करती है, और वो रिक्रूटमेंट करती है, जो इंडिया चाइना में अपनाया गया। तो ये सब बातें हैं। तो अब इसको देखने के बाद क्या होगा, 1883 में ये एक्ट आया था, तो उसके एक साल बाद तो ये आप इसको मार सकते हैं। इससे रिलेटेड ये सब सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज स्पॉइल सिस्टम, कौन थे राष्ट्रपति एंड ऑल, क्या होता है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ हिरार्की? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी आया। हिरार्की क्या होता है कि एक बॉस है, उसका एक सबऑर्डिनेट है, उसका एक बॉस है, उसका एक सबऑर्डिनेट है। यूनिटी ऑफ कमांड इससे जुड़ा हुआ है कि एक जो सबऑर्डिनेट उसका एक ही बॉस है, दो बॉस को रिपोर्ट नहीं करता है। नो नो, ये है। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है कि एक बॉस को कितने डायरेक्ट जो है सबऑर्डिनेट रिपोर्ट करते हैं, स्पैन, ये सब इसे आपको जानना चाहिए। हिरार्की, स्पैन ऑफ कंट्रोल, यूनिटी ऑफ कमांड एंड ऑल। हिरार्की में सब कुछ ये सब है। जैसे नॉट हमको है तो खोजना है कि क्या नहीं रिलेटेड है। इट फैसिलिटेट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यस आप डेलीगेट कर सकते हो। इट प्रिवेंट सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, क्यों ऐसा क्यों होगा? ये तो रिलेशनशिप को कोई काटता नहीं है, तो रिलेशनशिप बनाता है सुपीरियर सबऑर्डिनेट का। इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन, इट प्रमोट्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, यस। तो ये बी जो है इसमें सही मारा जा सकता है। 33 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। हु हैज बीन कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? ये भी एक दो बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। यदि आप इस तरह के क्वेश्चन को, क्विज को आप देखते रहे हैं, तो लॉर्ड रिपन आपको पता होगा। ये वायसराय थे, 1882 की बात है। इन्होंने एक रिजोल्यूशन, कोई एक्ट नहीं था, उसको पास करके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया में स्टार्ट करवाया था, जिसको अभी हम लोग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कहते हैं। म्यूनिसिपैलिटीज एंड गांव में जो पंचायत होते हैं, उसमें कुछ इलेक्शन जैसा जो उस समय हो सकता था, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कुछ उसको काम ट्रांसफर करना। तो ये कितनी बड़ी बात थी कि इतने साल पहले उन्होंने जो है ये सब किया, इसलिए इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है इंडिया में।
अंडर विच केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट द प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इम्पॉर्टेंट भी है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि एक केस हुई थी 1960s में, 60 में, बेरू बैरी, बेरू बेरू बैरी, अब इसका स्पेलिंग कुछ और होता है, बेरूबेरी केस, बेरूबेरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस टाइप का कुछ केस था। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि प्रेम्बल जो है पार्ट नहीं है। तो लेकिन ये 13 साल बाद जो है 1973 में केशवानंदा भारती केस हुआ, जिसमें कि एक बहुत बड़ी बेंच ने जो है 13 मेंबर बेंच, जो सबसे लार्ज हो सकता है, उसने फैसला किया बहुत चीजों के अलावा। केशवानंदा भारती वो केस है जहां बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन लाया गया, लेकिन उसमें एक पार्ट ये भी था, छोटा सा पार्ट, कि प्रेम्बल जो है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन उसको जस्टिसेबल नहीं, मतलब वहां पे आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि ये यहाँ लिखा हुआ है तो हमको मिलेगा, लेकिन वो पार्ट है। तो ये केशवानंदा भारती केस है। तो ये भी बेरूबारी भी पूछा जा सकता है, और केशवानंदा भारती तो कई जगह, और इसमें भी सेपरेशन ऑफ अकाउंटिंग फ्रॉम ऑडिट, ये भी जो है दूसरी तीसरी बार मैं बता रहा हूं। अगेन सीएजी से रिलेटेड मामला है। सीएजी जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, तो ये अकाउंटिंग भी पहले देखते थे, ऑडिट भी। अभी अकाउंटिंग बहुत कम हो गया, केवल स्टेट का अकाउंटिंग देखते हैं, सेंट्रल ने अपना अकाउंटिंग अलग कर लिया है सीएजी से। तो वो अकाउंटिंग और ऑडिट पहले मिक्स था, बाद में जो है जो सीएजी के ऑफिस को दो पार्ट में बांट दिया गया, अकाउंटिंग वर्टिकल अलग और ऑडिट वर्टिकल अलग। ये 1976 में हुआ था। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? ये कम से कम 8वीं 9वीं बार आप देख रहे होंगे, तो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है पीजी एंट्रेंस का, इसलिए इसको अब तो हमेशा याद कर लीजिए। 1964 में हुआ था। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी है कि किस कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे ये सीवीसी बनाया गया था? तो इसका आंसर है कि सीवीसी वाज मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सांथानाम कमीशन, कमिटी या कमीशन ऑन एंटी करप्शन। तो ये कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे सांथा नाम आप याद कर लीजिए। इसको कई जगह जो है कंफ्यूज करने के लिए घुसा दिया जाता है दूसरे दूसरे कमीशन में, पंचायती राज या अदर्स में, तो ये इंपॉर्टेंट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाई। अब ये क्वेश्चन जो है मुझे इसको देख के थोड़ी हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि इस पे काफी आप में से कुछ लोगों ने, तीन चार को मैं काफी बोलता हूं, तो उन लोगों ने, एक बार मैंने एडवर्ड वेडनर इसका जवाब दिया था, तो आप लोगों ने कहा नहीं नहीं सर ये तो बिल्कुल गलत है, यूएल गोस्वामी जो है उसने ये टर्म कॉइन किया था, इंडियन थे। तो अब यहाँ पे आप क्या बोलेंगे? यदि आप गूगल करेंगे तो आपको ये मिलता है कि यूएल गोस्वामी ने भी 1955 में ये वर्ड कॉइन किया था, लेकिन यदि आप लार्जर लिटरेचर देखेंगे तो गोस्वामी जी कहीं खो जाते हैं और हर जगह एडवर्ड वेडनर ही नजर आते हैं। अब ये जो क्वेश्चन सेटर है उसने क्यों गोस्वामी को शामिल नहीं किया? आप ये मत समझिए कि ये कोई कॉन्शियस डिसीजन है, ये तो कॉपी पेस्ट है। इन्होंने जिस सोर्स से लिया उस सोर्स में गोस्वामी को नहीं इंक्लूड किया गया। तो इसलिए आप बहुत इस पे श्योर मत होइए कि किसी जगह आपने कुछ पढ़ लिया, फैक्चुअल है ये सब, कोई बड़ी कोई नॉलेज की बात नहीं है। किसने फर्स्ट टाइम कॉइन किया, ये कोई बहुत बड़ा, ये थर्ड क्लास का बच्चा भी इसको याद कर सकता है। तो खैर, लेकिन एडवर्ड वेडनर ने सबसे ज्यादा काम किया है इस पे, तो इसलिए यदि एडवर्ड वेडनर है और गोस्वामी नहीं है तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। एडवर्ड वेडनर मारिए, फर्स्ट टाइम उन्होंने ही कॉइन किया, उन्होंने उस पर वर्क किया, उन्होंने डिफाइन किया। यदि दोनों हैं तो भाई आप कॉशस रहिए, मे बी तब गोस्वामी जी भी सही हो सकते हैं। इससे अधिक मैं कुछ नहीं बोलूंगा। पोजीशन क्लासिफिकेशन इज क्लासिफिकेशन ऑफ, अब ये देखिए ये कंफ्यूजिंग है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है। पोजीशन मतलब रोल एंड पोजीशन, जो एक पोस्ट होता है, जैसे मान लीजिए ज्वाइंट सेक्रेटरी एक पोजीशन है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या स्टेट गवर्नमेंट में ज्वाइंट सेक्रेटरी से रिलेटेड कई सारे, मतलब इक्विवेलेंट कई सारे पोस्ट हैं, एक्स वाई जेड, सभी जो एक लेवल पे हैं, तो उसको एक कैटेगरी में आप बांट सकते हैं। तो पोजीशन जो है पोस्ट है, क्योंकि इनकम्बेंट तो पर्सन हो गया, सैलरी तो उसकी कंपनसेशन हो गई, डिपार्टमेंट तो कई सारे पोजीशंस को मिलके बनता है, इसलिए एक ही इसमें सही मुझे दिखता है, वो है पोस्ट। An amendment to the constitution regarding the creation of new state will require, मैंने आपको बताया है बहुत तरह का मेजोरिटी होता है, उसको एक बार फिर से चलिए रिविजिट करते हैं बहुत जल्दी से। इस बार सुपर मेजोरिटी जो है वो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए चाहिए होता है, वो टोटल हाउस के स्ट्रेंथ का 2/3 चाहिए होता है, मतलब 2/3 से ज्यादा टोटल हाउस, चाहे कितना भी प्रेजेंट हो, वोटिंग हो, ये सुपर मेजोरिटी है। उससे जो बड़ा मेजोरिटी है वो है दो, मोर देन 50% प्लस, मोर देन 50% प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग।
PV कर लीजिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये दो कंडीशन मैच हो, ये जजेस के इम्पीचमेंट में ये सब जो है यूज होता है। उसके बाद उससे छोटा है स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल स्पेशल मेजोरिटी, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड सबसे लास्ट में है 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसको सिंपल मेजोरिटी बोलते हैं। तो यहां पे जो है सिंपल मेजोरिटी ही चाहिए होता है क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट में। ये बातें आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है। Which of the following words are not mentioned in the Constitution of India? ये कल ही मैंने आपको जो बताया है, कल या परसों पुडुचेरी का, उसमें भी ये था। फेडरलिज्म वर्ड नहीं लिखा हुआ है। इक्वलिटी तो आपको पता है प्रेम्बल में भी है, लिबर्टी प्रेम्बल में है, डेमोक्रेसी प्रेम्बल में है। हु कॉल्ड इंडिया ए क्वाजाई फेडरल, मतलब कि सेमी फेडरल, मतलब ये कहने को फेडरल स्ट्रक्चर है लेकिन यूनियन जैसा कैरेक्टरिस्टिक है, ये तो हम लोग भी कहते हैं, या हम लोग जानते हैं कि सेंटर की तरफ काफी झुका हुआ है। तो केसी वेयर ने कहा था। तो ये तो आप केवल याद कर सकते हैं, एग्जामिनेशन गाइड तक में ये सब लिखा हुआ है मैंने जो बनाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट मेंबर ऑफ ब्रिक? ये तो बहुत आसान है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसमें रोमानिया तो है नहीं। अब यहाँ पे मैंने डाइसी के बारे में लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे एवी डाइसी का नाम है। आप तो अंबेडकर जी को जानते हैं, ग्रैनविल ऑस्टिन ने भी इंडिया पे काफी बुक लिखा है, तो उसकी कुछ जिक्र जो है मैंने अपने गाइड में भी दिया है। डाइसी को मैंने चूंकि बहुत बार बताया नहीं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा जान लीजिए। इन्होंने एक बुक लिखा था, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक सेमिनल बुक है, मतलब रूल ऑफ लॉ पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे। और डाइसी ने ही एक वर्ड पॉपुलराइज किया था, रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ, जिसको कि अभी हमने आपको बताया भी उसका मायने क्या होता है, वो टर्म को पॉपुलराइज करने वाले डाइसी थे। 43 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें से मैचिंग देखिए। द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, ये प्रोधोन ने लिखा था, मतलब एक तरह के आप कह सकते हैं सोशलिस्ट एनार्किस्ट की तरफ जाते हुए। उन्होंने जो एक फिलॉसफी दिया था, मैंने कई जगह वो बताया भी है कि प्रॉपर्टी एज थेफ्ट कहा था। लगभग उसी तरह की बात कार्ल मार्क्स ने जो है प्रॉफिट एज थेफ्ट, उसी से लेकर के प्रोधन से लेके कहा था। उन्होंने बुक लिखा था फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, तो ये सही है। कार्ल मार्क्स ने लिखा पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। एंड कार्ल पॉपर, मैंने कई बार इस बुक का जिक्र किया है, ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमी, जिसमें कि उन्होंने प्लाटो और इस तरह के जितने भी जो एक रेजिमेंटेड सोसाइटी की कल्पना करते थे, ऊपर से थोप देना है, सबको एक तरीके से हाँकना है, उसको उन्होंने एनिमी ऑफ द ओपन सोसाइटी बोला कार्ल पॉपर ने, जो कि बहुत ही साइंटिफिक टेम्पर और इन सबको मतलब इंपेरिकल साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, इन सबको मानने वाले, जो जिसको आप बिहेवियरल रिवॉल्यूशन के जो सपोर्टर कह सकते हैं, उस टाइप के थिंकर थे। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, जो रॉबर्ट नॉजिक ने लिखा है। लिबर्टेरियन 1974 में, ये जवाब था रॉल्स के थ्योरी ऑफ जस्टिस का, जो कि 1971 में लिखी गई थी, जिसको कि इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस भी कहते हैं। इस बुक के थ्रू उन्होंने दिया था। तो ये तो रॉबर्ट डहल का जो है ये गलत है। रॉबर्ट डहल यदि आते हैं तो इन्होंने पावर को डिफाइन किया है, इन्होंने पॉलीआर्ची नाम की बुक लिखी है। ये प्लूरलिज्म के जो है एक तरह के प्रोपोनेंट थे। 73rd and 74th constitutional amendment added which of the two schedule in the Indian constitution? ये तो कितनी बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये 11th and 12th शेड्यूल जोड़ते हैं। यहाँ पे आप ये भी याद रखिए कि 11th शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट जो है ट्रांसफर करने की बात है पंचायती राज को। 12th शेड्यूल में 18 सब्जेक्ट को ट्रांसफर करने की बात है म्यूनिसिपैलिटीज को। ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन किसको कहा जाता है? ये तो एकदम बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। ब्रेटन वुड में 1944-45 में जो सम्मेलन हुई 44 में ही हो गई थी, उससे दो इंस्टीट्यूट निकल के आते हैं, IMF एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप। जो WTO है वो एक दूसरे तरह से निकल के आता है। WTO बनता है गैट का नया अवतार, और गैट जो है जनरल एग्रीमेंट और टैरिफ एंड ट्रेड जो है वो यूनाइटेड नेशन की संस्था थी, वो ब्रेटन वुड संस्था नहीं थी। Which of the following not elected by the system of proportional representation by means of single transferable vote? तो पहले तो ये याद कर लीजिए कि इंडिया में PR का जो मेथड यूज होता है, PR के कई मेथड हैं, जैसे पार्टी लिस्ट एंड ऑल, यहाँ यूज होता है STV।
तो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव ऐसे ही होता है, मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट का भी वैसे ही चुनाव होता है, वाइस प्रेसिडेंट का भी चुनाव ऐसे होता है, लेकिन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव तो डायरेक्ट होता है, पॉपुलर वोटिंग से होती है ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, इसलिए ये ऑड वन आउट है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द एडॉप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये दूसरी बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रोम स्टैट्यूट, तो आप तो याद कर लीजिए रोम स्टैट्यूट क्या होता है, एक तरह का एक्ट लॉ, तो उसके थ्रू ही ये जो है आईसीसी बना है। और ये दूसरी बात ये याद रखिए कि इसकी जो हेडक्वार्टर है, एक जगह डीयू ने पूछा था, रॉन्ग उसका जवाब था, इसकी हेडक्वार्टर भी वही है जहां पे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसकी हेडक्वार्टर है हेग में, नीदरलैंड के हेग में, तो दोनों ही हेग में ही हेडक्वार्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू मार्क्सिस्ट, मार्क्सिस्ट को देखिएगा, स्टेट इज अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ये किसने कहा था, हेगेल ने। अब यहीं पे एक और क्वेश्चन जान लीजिए, देन स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ऑफ कोर्स मार्क्स के अनुसार से ये है। ओके, स्टेट इज नेसेसरी इविल, इस पे अभी जो है कुछ हमारे स्टूडेंट अभी रेज कर रहे हैं इशू, देखिए स्टेट इज नेसेसरी इविल क्लासिकल जो लिबरलिज्म है उसका वन ऑफ द थॉट है कि स्टेट को लिमिटेड होना चाहिए, नाइट वॉचमैन होना चाहिए, उसको जनरली जो है लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस और फॉरेन रिलेशन कम्युनिकेशन इतने ही से मतलब होना चाहिए, लोगों को टैक्स लेके रॉबिन हुड बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, सोशल वेलफेयर का मामला कि गरीबी हटाओ, ये सब करके बेकार वो रिसोर्सेज को खत्म करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को एक पैटर्न लाने का ना तो कोई वजह है, ना ही उसको उसमें ताकत है, ना वो कर सकती है, केवल वो लोगों के फ्रीडम को हनन करेगी एंड ऑल। ये बातें जो हैं क्लासिकल लिबरलिज्म का है। लेकिन लिबर्टेरियन जो हैं, जो कि क्लासिकल लिबरलिज्म को एक नए तौर पे लेकर के वर्ल्ड में आए, जो रॉबर्ट नॉजिक थे, उन्होंने भी जो है यही बात कहा, उन्होंने तो और स्टेट को जो है नाइट वॉचमैन स्टेट टाइप का कह दिया, जिसको नाइट वॉचमैन बैट्समैन होता है। अब लिबर्टेरियनिज्म यदि आप देखेंगे तो क्या है, वो नियो लिबरलिज्म ही है। जो नियो लिबरल जो हैं वो क्या हैं, वो रॉबर्ट नॉजिक और जो हयाक हैं, फ्रेडरिक हयाक, उन्हीं की तो थ्योरी है, फिलॉसफी है लिबर्टेरियन की, जो कि नियो लिबरल के फॉर्म में पूरी दुनिया में छा गई ग्लोबलाइजेशन के टाइम में। इसलिए जब मैंने वो क्वेश्चन देखा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, शायद पुडुचेरी यूनिवर्सिटी में थी, तो वहां पे जब नियो लिबरलिज्म था तो मुझे लगा कि सबसे शायद अच्छा ये है कि नियो लिबरलिज्म को हम जो है स्टेट इज नेसेसरी इविल माने, क्योंकि वहां क्लासिकल रियलिज्म नहीं है, और नियो लिबरलिज्म जो है क्लासिकल लिबरलिज्म को एक तरह से फिर से उभारने की बात है। लेकिन वहां पे इंडिविजुअलिस्ट थ्योरी भी लिखा हुआ था, और कई जगह लिटरेचर में इंडिविजुअलिस्ट थ्योरी को भी जो है इससे असाइन किया था, और यहाँ पे देखिए कोई डायकोटमी नहीं है, कोई इसमें कंट्राडिक्शन नहीं है। इंडिविजुअलिज्म जो है वो लिबरलिज्म का कोर थॉट है, आप जानते हैं, उसी पे पूरा बेस्ड है। इसलिए इंडिविजुअलिस्ट थ्योरी इज नॉट कटिंग एनी वे टू लिबरलिज्म और नियो लिबरलिज्म। इसलिए वो क्वेश्चन अधिक से अधिक आप इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते हैं सर नियो लिबरलिज्म नहीं होगा, इंडिविजुअलिस्ट थ्योरी होगा, इसलिए कि कहीं पे मैंने पढ़ लिया है। ये मेरा जवाब है, आई होप कि आप लोग को क्लियर हुआ होगा। In his philosophy, Plato has associated justice with. It's a very good question, profound question. तो इसमें सही जो है वो है स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, और स्टेट इज ए कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी। अगर मैं इस पर लौट के आ रहा हूं, ये प्लूरलिज्म का थॉट है, तो ये भी याद रखिएगा, सभी एसोसिएशन के बीच में कोऑर्डिनेट करना। इन हिज फिलॉसफी प्लेटो हैज एसोसिएटेड जस्टिस विद, जस्टिस को उन्होंने किस तरह से कहा था, आप यहाँ पे मैंने जो है अपनी गाइड से ही कॉपी पेस्ट किया है, वो भी कहीं से कॉपी पेस्ट ही है, ऐसा नहीं कि मैंने कोई इसको, ये प्लेटो का जो लाइन है, जस्टिस इज डूइंग वंस ओन ड्यूटी एज पर वंस स्टेशन ऑफ लाइफ, मतलब क्या है, जस्टिस को वो हमेशा फंक्शन से जोड़ते हैं। एक व्यक्ति का समाज में फंक्शन फिक्स्ड है, यदि उसके अंदर में, उसकी सोल में रीजन बहुत डोमिनेंट है तो वो फिलोसफर किंग बनना चाहिए, वो फंक्शन उसको करना चाहिए। स्पिरिट है तो सोल्जर बनना चाहिए, एपेटाइट का ज्यादा जोड़ है तो उसको प्रोड्यूसर क्लास बनना चाहिए। हर क्लास का फंक्शन फिक्स्ड है, तो ये पूरे फंक्शनलिज्म पे बेस्ड था, मतलब फंक्शन जो है वो जस्टिस से एसोसिएटेड था, इसलिए फंक्शंस होगा। इट्स अ गुड क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ पब्लिक ओपिनियन, क्या ये पब्लिक इश्यूज है,
नेशनल थिंकिंग है, पूरा नेशन एक जैसा सोच रहा है, सेंस ऑफ कॉमन गुड, तो ये तो अलग बात हो गई। ये मेरे हिसाब से इन तीनों से अच्छा है कि व्यूज ऑफ मेजोरिटी बट नॉट ऑफ ऑल। यही तो पब्लिक ओपिनियन है। जब हम बोलते हैं कि पब्लिक ओपिनियन ये है, तो क्या 100% लोग ऐसा मानते हैं? नहीं, बहुत सारे मेजोरिटी ऐसा मानती है। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव है, जब ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एग्जीक्यूटिव, इसको हम गवर्नमेंट बोलते हैं। गवर्नमेंट कहां से निकलती है? वो पार्लियामेंट से निकलती है, और वो रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा को, और वो कभी भी हटाया जा सकता है। इवन कभी भी यदि वो मेजोरिटी लूज कर जाए, कोई फिक्स टेन्योर नहीं होती। आपको पता है सरकार जो है इंडिया में 6 महीने में भी गिरी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो 3 साल में भी गिरी है, 1 साल में भी गिरी है। तो कोई और मंत्री तो कभी बदल जाते हैं। अभी आपने देखा, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट चलता रहेगा, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव है वो बदलते रहते हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से नो फिक्स टेनियर जो है सबसे सही होना चाहिए। कोई मिनिमम फिक्स टेनियर है नहीं। लेजिस्लेचर का फिक्स टेनियर जरूर 5 साल का है, यदि वो उसके पहले भंग नहीं हो गई लोकसभा तो, लेकिन हेल्ड पोजीशन फॉर द इंटायर पीरियड नहीं। इलेक्टेड का कोई मैंने, एग्जीक्यूटिव इलेक्टेड होते भी नहीं है, सेलेक्ट किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। व्हाट इज पैक्स अमेरिकाना? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये वर्ड को आपको जानना चाहिए। एंशियंट टाइम में पैक्स रोमाना होता था, मतलब रोम का जब शासन था पूरे दुनिया में। उसके बाद जब ब्रिटेन का शासन हुआ तो पैक्स ब्रिटानिका हो गया, और जब अमेरिका का हेगोमनी हुआ तो पैक्स अमेरिकाना हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि भाई देखो, जैसे अभी तालिबान का केस आप देख लीजिए, फिर अमेरिका कैसे चौधरी जैसा बिहेव कर रहा है। पूरी दुनिया में सब लोग यही कह रहे हैं, ब्रिटेन से लेके फ्रांस, अरे भाई जैसा अमेरिका बोलेगा उसके पीछे पीछे चलेंगे, वही तो रास्ता दिखाएगा कि वो एयरपोर्ट को वही तो कंट्रोल कर रहा है, वही तो लोगों को एयरलिफ्ट करने में मदद कर रहा है। अमेरिका किस तरह से बोल रहा है, मैं तुम्हें हंट कर दूंगा, खोज करके मार दूंगा, मतलब कहीं पे भी अशांति भर की। तो पूरे दुनिया में जैसे लॉ ऑफ सी लेन को ओपन रखना, तो पिरेट से भी बचाना, पूरे दुनिया में जो है शांति रहे उसके लिए भी एक्ट करना, यूनाइटेड नेशन को गाइड करना। तो मतलब एक आप पूरे चौधरी की तरह बिहेव करते हो, मतलब पूरे दुनिया में पीस आपके पावर से जो है फैलता है। तो ये मीनिंग है पैक्स अमेरिकाना का, मतलब आपका ऐसा वर्चस्व कि आपके ही राज्य के चलते शांति व्यवस्था दुनिया में व्याप्त है। तो इसको ऐसे बोलोगे, पीस थ्रू अमेरिकन पावर। Under Article 1 of the Constitution, India, which is Bharat, is a union of state. इसको याद कर लीजिए, इंडिया विच इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। कई क्वेश्चन इससे आपको आ जाएंगे। हु अपॉइंट्स जजेज ऑफ द हाई कोर्ट इन इंडिया? ये दूसरी तीसरी बार चर्चा कर रहे हैं। इस तरह के कोई भी हायर ऑफिसेज का अपॉइंटमेंट इंडिया में प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट। हु इज द ऑथर ऑफ ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स? तो ये तो इसमें ज्यादा डिस्कशन की बात है नहीं, हेरोल्ड लास्की करते हैं। लास्की जो है वो लेफ्ट ओरिएंटेड ब्रिटिश थिंकर थे, जो मार्क्सिज्म के करीब बहुत क्लोज थे। लेकिन इसको जॉर्ज ऑरवेल ने ये कहा कि वो बाई टेम्परामेंट जो है ना, वो एक तरह के लिबरलिस्ट थे, लेकिन बाई एलिजियंस वो सोशलिस्ट थे। तो इस टाइप के थिंकर हेरोल्ड लास्की रहे हैं। प्लूरलिज्म को भी वो मानते थे। हु वॉज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? ये अच्छा क्वेश्चन है, जीके में आपको जानना चाहिए। फातिमा बीबी जो हैं ये पहली सुप्रीम कोर्ट की जज रही हैं। ये सेकंड नंबर पे हैं, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी सुजाता मनोहर। इंदु मल्होत्रा भी स्पेशल है क्योंकि ये डायरेक्ट पहली लेडी थी जो एडवोकेट से, सीनियर एडवोकेट से जज बन गई। और रूमा पाल जो हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा सकता है, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग वुमेन जज सुप्रीम कोर्ट की रही हैं। तो सभी इसमें से इंपॉर्टेंट है जितने भी इसमें नेम है। क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, क्या मुझे कहने की जरूरत है कि कौन है? फ्रांसिस फुकुआमा। क्या मैं सुन सकता हूं? यस, आप में से सभी लोग बोल रहे होंगे फ्रांसिस फुकुआमा, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट स्टैंडिंग मैन। एडवर्ड सेड, कुछ लोग आप में से बोलेंगे यस सर वी नो, ओरिएंटलिज्म इन्होंने लिखा है। नोम चोम्स्की, एक दो लोग बोलेंगे यस, ये लेफ्ट या मार्क्सिस्ट ओरिएंटेड क्रिटिकल थिंकर हैं अमेरिका में, जिनकी बातें बहुत सारे अमेरिकन पसंद करते हैं, बहुत सारे नहीं करते हैं। सेपरेशन ऑफ इथिक्स एंड पॉलिटिक्स वाज द मेन फीचर ऑफ द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ, ये तो अभी मैंने बताया कि किस तरह मैकियावेली ने इथिक्स, मॉरलिटी और पॉलिटिक्स को सेपरेट करने का जो काम किया मॉडर्न जमाने में पहली बार उन्होंने किया। एरिस्टोटल, प्लेटो, इन सब ने तो मिक्स किया, इवन जेएस मिल ने भी। द स्टेटमेंट स्टेट इज ए इंडिविजुअल रिट लार्ज, इसका पहले मायने समझिए। रिट लार्ज, कई आप में से कंफ्यूज करेंगे, सब आर्किक लैंग्वेज है 2500 साल पहले जैसा।
स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज का मतलब क्या है? प्लेटो ने क्या कहा था कि एक जो इंडिविजुअल है उसकी आत्मा का तीन कंपार्टमेंट है, तीन एलिमेंट है। एक रीजन, दूसरा स्पिरिट, तीसरा एपेटाइट। जो रीजन है वो गाइड करना चाहिए स्पिरिट और एपेटाइट को, तो वो सोल जो है वो जस्ट होगा, वर्चुअस होगा, इथिकल होगा। और स्टेट जो है वो इस इंडिविजुअल का ही विशाल रूप है। जैसे कि भगवान कृष्ण का विशाल रूप पूरा दुनिया दिखता है ना, वैसे स्टेट जो है एक इंडिविजुअल की आत्मा का ही विशाल रूप है। जैसे तीन कंपार्टमेंट एक इंडिविजुअल का है या आत्मा का है, उसी तरह समाज के भी तीन जो है कंपार्टमेंट है। वैसे लोग जो रीजन से गाइडेड हैं वो फिलोसफर किंग हैं, जो स्पिरिट से गाइडेड हैं वो ऑक्सिलरी या सोल्जर हैं, और जो एपेटाइट से गाइडेड हैं वो प्रोड्यूसर क्लास हैं। तो इसीलिए एक स्टेट जो है वो इंडिविजुअल रिट लार्ज है। प्लेटो, which article of the Constitution of India gives minorities the right to establish and administer educational institution of their choice? ये है आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 भी आपको इसके साथ याद रखना चाहिए, जहां पे है कि एक माइनॉरिटी जो कल्चर माइनॉरिटी अपने लैंग्वेज स्पिरिट कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकता है, उसको राइट है प्रोटेक्शन का। और किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में केवल धर्म उर्म के नाम पे या कल्चर या भाषा इन सब के नाम पे भेदभाव नहीं किया जाएगा एडमिशन एंड अदर्स में। तो ये कल्चरल, ये ग्रुप एंड कल्चरल राइट है आर्टिकल 29 एंड 30 में जो है कि अपना माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन आप मेंटेन कर सकते हैं। और यदि आप कोई माइनॉरिटी अपने इंस्टीट्यूशन को बनाता है, उसको मेंटेन करता है, तो उसको बराबर का हक है गवर्नमेंट से डोनेशन पाने का, एड पाने का, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ये भी कोर्ट और वो भी कोर्ट, जब मैं बोल रहा हूँ तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो दोनों जो है हेग नीदरलैंड में या हॉलैंड में जो है सिचुएटेड है। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस डेल्ट विद, आपको पता है विशाखा गाइडलाइन मैंने 3-4 बार बताया है इसी एमसीक्यू वीडियो सीरीज में। वो गाइडलाइन क्या है? ये 2013 से आई कि किसी भी ऑफिस में, चाहे पब्लिक हो प्राइवेट हो, जहां एक मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं, वहां पे एक कमिटी होनी चाहिए जो कि किसी भी वुमेन वर्कर के सेक्सुअल हरासमेंट के कंप्लेन को सुनेगी और ट्रांसपेरेंट वे में जो है उसका निपटारा करेगी। तो ये सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन एट वर्क प्लेस से रिलेटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है विशाखा गाइडलाइन। Right to Information Act 2005 was the culmination of largely the sustained effort of which among the following। तो इसको इसमें देखिए, अन्ना हजारे जी तो आपको पता है किससे रिलेटेड हैं, ये लोकपाल मूवमेंट के जनक रहे हैं, एंटी करप्शन मूवमेंट भी कई जगह इन्होंने चलाया है। लेकिन अरुणा रॉय जो हैं वो जुड़ी हुई थी MKSS से भी, मजदूर किसान संघर्ष समिति, जो राजस्थान में जिसने की आरटीआई की शुरुआत की थी, ये भी मैंने आपको बताया। उन्होंने एक अभी हाल में बुक भी लिखा है 2018 में, द आरटीआई स्टोरी पावर टू द पीपल। तो अरुणा रॉय जो कि एक एक्स ब्यूरोक्रेट हैं, वो जोड़ी जाती हैं आरटीआई मूवमेंट से। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल जो अभी चीफ मिनिस्टर दिल्ली हैं, वो भी उनके साथ ही रहे हैं और वो भी उससे जुड़े जाते हैं। और इन दोनों को काफी सारे अवार्ड भी मिले हैं, इवन मैग्सेसे अवार्ड भी जो है इनको अरविंद केजरीवाल को मिला है सोशल सर्विस के लिए। विच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द राइट टू एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट, ये मैंने आपको पढ़ाया है। 86th अमेंडमेंट, मेमोरी से मैं बोल रहा हूँ, परहैप्स 2002 में आया था, आप चेक कर लीजिएगा। उसके बेसिस पे जो है राइट टू एजुकेशन दी गई थी। यहाँ पे कुछ और देख लीजिए, 44th अमेंडमेंट 1978 में आया था, जिसने कि 42nd अमेंडमेंट जिसने कि बहुत सारे चेंजेस कर दिए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, लगभग उसको रिस्टोर बैक कर दिया था जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने। और 101st अमेंडमेंट जो है इसने जीएसटी इंडिया में लाया, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। 103rd जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू की EWS रिजर्वेशन इंडिया में आई। जस्टिस एज फेयरनेस, तो इसमें आप में से कई लोग अभी बोल रहे होंगे कि सर यस वी नो जॉन रॉल की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो जस्टिस एज फेयरनेस है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, एंड पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन वो भी उसे कहा जाता है। और इसका जो रिवर्स है वो अभी जस्ट मैंने आपको बताया, इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस या प्रोसीजरल थ्योरी ऑफ जस्टिस, रॉबर्ट नॉजिक की। अमृत सेन भी मैंने कई बार बताया, इन्होंने कैपेबिलिटी अप्रोच दिया है जस्टिस का, फ्रीडम का या ह्यूमन डेवलपमेंट का। ये कुछ क्वेश्चन इंग्लिश पे हैं और मैं इसलिए इसको डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत
इच्छा है कि आप लोगों में से मे बी फ्यूचर जो मेरे स्टूडेंट होंगे, कोई आप तो अब पास कर जाएंगे, मैं वोकेबलरी पे वीडियो सीरीज जरूर बनाना चाहूंगा यदि मुझे समय मिला तो, क्योंकि वो आपको बहुत तरीके से हेल्प करता है। तो ये अच्छा है कि एमयू ने कुछ वोकेबलरी पे रखा है। चलिए इसको कर लेते हैं। द स्विमर जम्प्ड डैश द रिवर। देखिए, जब भी हम लोग मोशन का जो फीलिंग होता है उसमें जो प्रीपोजिशन लगता है वो इनटू लगता है, तो इसलिए मतलब जम्प्ड इनटू, केम इनटू, मतलब कोई यदि मूवमेंट करते हुए कहीं से कहीं जा रहा है तो इनटू हम इस पे लगाते हैं, इसलिए इसमें बी सही है। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये है कि व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच या व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, क्यों नहीं इन योर वॉच होगा। अब ये इसका कोई रूल नहीं है, मतलब सॉरी, कोई इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये जस्ट है। एक समाज में, जैसा अंग्रेज समाज में जिस तरह से लोगों ने अपनी बातचीत मतलब शुरू की, वैसे ही बोलते रहे। और प्रिपोजिशन यही होता है, कोई उसका रूल नहीं होता, बस आपको याद करना होता है। जो उस लैंग्वेज के जो नेटिव होते हैं, जो बचपन से वो लैंग्वेज बोलते हैं, उनको वो उसी तरह का होगा जैसे कि मछली को पानी में फील होता है। आपके लिए, हम लोगों के लिए एलियन लैंग्वेज है, तो हम सोचते हैं क्यों बाय योर वॉच है। द टीचर गेव ए टेस्ट। टीचर जो है टेस्ट देते हैं, एडमिनिस्टर कराते हैं, और स्टूडेंट टेक टेस्ट और टुक ए टेस्ट। तो इसलिए हम मतलब स्टूडेंट जो है वो टेस्ट लेते हैं और टीचर देते हैं टेस्ट, इसलिए गेव द टेस्ट। द एंटोनिम ऑफ स्प्लेंडिड। अब स्प्लेंडिड क्या होता है? स्प्लेंडिड यहाँ पे दिया हुआ देखिए, सिनोनिम है ग्रैंड, फैबुलस, सुपर, मार्वलस। तो उसका उल्टा क्या होगा? अनरिमार्केबल, मतलब कोई खास नहीं। जैसे स्प्लेंडिड, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति भवन जो है वो 15 अगस्त के दिन पूरा सजा हुआ है, पूरी लाइटिंग हो रही है, तो आपको स्प्लेंडिड लगेगा। और कोई एक बगल में एक ऐसे ही खंडर जैसा एक बिल्डिंग है जो ढहा हुआ है, अनरिमार्केबल है। द सिनोनिम, सिनोनिम एंटोनिम मीन्स हुआ उल्टा, सिनोनिम मतलब हुआ सेम टाइप ऑफ मीनिंग। तो सिनोनिम ऑफ सोशिएबल इज, सोशिएबल क्या होता है? जैसे आप कहते हैं कि ये आदमी यार एंटी सोशल है, तो सोशिएबल उसका उल्टा है, मतलब जो आदमी बहुत मिलनसार है, जल्दी घुल मिल जाता है, किसी चीज का ज्यादा बुरा नहीं मानता, ग्रुप में थोड़ा बहुत कोई मजाक भी बनाया तो वो मुंह नहीं बनाता है, उसके साथ हंस लेता है, लोग उसको लाइक करते हैं, एफेबल पर्सन होता है, मिलनसार। तो अब यहां देखिएगा तो सिनोनिम जो है इसका क्या होगा? अब ये तो अनफ्रेंडली तो होगा नहीं, अनकॉर्डियल भी, सब उल्टा है। आउट गोइंग, इनिमिकल। तो अब यहां पे यदि आप देखेंगे सिनोनिम ऑफ सोशिएबल, सोशिएबल, तो मेरे हिसाब से आउट गोइंग हो सकता है, इनिमिकल तो होगा नहीं। इनिमिकल क्या होता है? मतलब कि कोई चीज जो कि आपको ऑफेंड करता है, जो आपको, आपके लिए खतरा है, जो आपके लिए अगेंस्ट है। जैसे कि अभी आप कह सकते हैं कि तालिबान, जो गवर्नमेंट वहां पे बनेगी, या तालिबान रूल जो होगा इंडिया, इट इज इनिमिकल टू इंडियाज इंटरेस्ट, मतलब हमारे लिए वो अच्छा नहीं है, बिकॉज वहाँ टेररिज्म और पनप सकता है। तो इसलिए इनिमिकल भी नहीं होगा, अनकॉर्डियल भी नहीं होगा, तो केवल आउटगोइंग हो सकता है, मतलब जो मिलनसार है, जो सबसे मिल घुल मिल जाता है। तो ओके डियर स्टूडेंट, लास्ट में मेरा ये कहना एक तरह का कर्तव्य है, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट नहीं जानते हैं कि क्या इंडेवर चल रही है पिछले करीब 2 महीने से, जिसमें कि हजारों क्वेश्चन जो है डिस्कस किए जा रहे हैं पीजी एंट्रेंस टेस्ट के लिए, यूजीसी नेट के लिए। टेलीग्राम चैनल का फायदा उठाते हुए और गूगल मीट का फायदा उठाते हुए ऑनलाइन मोड में वो चल रही है। लेकिन आप अभी भी उसको ज्वाइन इसलिए कर सकते हैं इस टेस्ट सीरीज को, क्योंकि उसमें जितने पेपर मैंने बनाया, अभी तक 14 पेपर बनाए हैं, आज ही 15वां पेपर बनाया है, वो सब आपको वहां पे टेलीग्राम के फाइल में मिल जाते हैं, मतलब सारे के सारे। नॉट ओनली दैट, जितने एक्सप्लेनेशन दिए गए वो भी मिल जाते हैं, तो आप कुछ भी लूज नहीं करते हैं। लेकिन गेन आप ये करते हैं कि चूंकि आप लास्ट मंथ में ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको जो है सबसे कम जो है फी लगेगा नेचुरली, क्योंकि आप लेट ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप यदि ज्वाइन करना चाहते हैं बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे, तो अब नेम एंड टेलीग्राम मोबाइल नंबर जो है इस ईमेल आईडी पे भेजिए, आपको गाइड की जाएगी। इस तरीके से आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का। मैं कोशिश करता हूं देने की, वैसे दिन ब दिन डिफिकल्ट होता जा रहा है, काफी मेल आते हैं, लेकिन मैं फिर भी काफी समय में दिन में देता हूं उसको देखने में, और आपके जो भी थोड़ी बहुत मैं कह सकता हूं, मेल की लिमिटेशन है, 1-2 लाइन ही लिख सकते हैं, उतना ज्यादा नहीं। सो प्लीज ऐसे क्वेश्चन पूछे जिसका कि जवाब 1-2 लाइन में दिया जा सके। ओके, देन सी यू अगेन वेरी सुन 2019 के पेपर को लेकर के। तब तक के लिए बाय, ठीक से रहें।